गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं लाइव क्लास के माध्यम से द्विघात समीकरण। जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में त्रिकोणमिति के लास्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों के मतानुसार हम जो नेक्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे, तो बहुत से बच्चे हमें कमेंट करके जानकारी दिए कि सर द्विघात समीकरण को ही स्टार्ट किया जाए। तो हमने आप लोगों के कथनानुसार हम अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण लेकर के आए हैं। और इस द्विघात समीकरण जो चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से सिलेबस इसके आधार पर रहता है। तो हम आप लोगों को जो है द्विघात समीकरण से अच्छी तरीका से रूबरू कराएंगे और इसे अच्छी तरीका से अध्ययन करने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ 10th क्लास के लिए ही नहीं है, ये हमें आगे भी कंपटीशन लेवल तक के इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि इसे इतना अच्छी तरीका से बताएं ताकि आपको लंबे समय तक हमेशा दिमाग में रहे। तो आइए हम आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए मैं इस सब्जेक्ट पर चलते हैं। यहां पर देख रहे हैं 10वीं कक्षा का द्विघात समीकरण अध्याय 4 आप लोगों को लेकर के आ गए हैं। पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण के बारे में हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण हम कहते किसको है। तो आप लोगों को पता है द्विघात का अर्थ होता है द्विघात समीकरण। हम वह समीकरण जिस पर अधिकतम पावर कहें या घात कहें 2 हो। ठीक है, कह रहा है वह समीकरण जिस पर अधिकतम पावर यानी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आप लोगों के सामने एक लिख देते हैं 2x² + 5x + 3 = 0, जहां इसको हम a से सूचित करते हैं a नॉट इक्वल टू 0। यहां का जो बिंदु है वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब आपको सबसे पहले एक और पॉइंट याद दिला देना चाहता हूं
द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक या उसको व्यापक रूप भी हम कहते हैं, मानक या व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो बच्चों दिख रहा है आपको, ये द्विघात समीकरण का मानक यानी व्यापक रूप है। यहाँ पर आप दिख रहे हैं, इस समीकरण में आप लोगों को दिख रहा होगा कि अधिकतम पावर जो है यानी घात जो है 2 है, और 2 से ज्यादा रहने पर वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, और या 2 से कम रहने पर भी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जिसका अधिकतम पावर जो है 2 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम भी 2 होना चाहिए। तो आप दिख रहा है यहाँ पर कि इस समीकरण में अधिकतम पावर 2 है, इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण का नाम देते हैं। और उसका ये रूपरेखा है, अगर x² यहाँ पर दिख रहा है, उसके बगल में जो भी पॉइंट हो वो a कहलाता है, और x के बगल में जो भी है वो b कहलाता है, और ये c कहलाता है, यानी इसके अनुसार आप देख रहे हैं। तो ये जो है इसका रूपरेखा है, और ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों 0 हो सकता है, a b 0 हो सॉरी b और c 0 हो सकता है, मगर a कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर वो 0 के बराबर हो गया तो फिर द्विघात समीकरण का मानक मापदंड वो नहीं हो सकता, इसलिए इसका रूपरेखा ये होता है। अब एक नई बात ये जानना है कि द्विघात समीकरण में शून्यांकों की संख्या जो है 2 होती है बच्चों। ये भी बात को हमेशा रखिएगा, आपको पहले हम द्विघात बहुपद जब पढ़ाए होंगे तो वहां पर हम बताए होंगे आप लोगों को कि द्विघात बहुपद में जो है शून्यांकों की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर भी इसके भी शून्यांकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं इसके सोल्व करने के लिए। हमारे 10वीं कक्षा में सोल्व करने के लिए 3 विधि का चर्चा किया गया। 10वीं कक्षा में हमें इसे जो है इस समीकरण को सोल्व करने के लिए यानी हल करने के लिए 3 विधि का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को हम बताते हैं वो कौन कौन सी विधि है। सबसे पहला विधि आप लोग जानते हैं, ये जाना माना विधि है, गुणनखंड विधि, आप लोग जानते होंगे। इस विधि से भी हम आप लोगों को सोल्व करने के लिए बताएंगे, और आप लोगों को बताए भी हैं 9वीं कक्षा में भी और 10वीं कक्षा में भी आप लोगों को बताए हैं, 2.2 में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद दूसरा विधि है विवेचक विधि, विवेचक विधि, और तीसरा विधि जो है पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधि का हम जो है इस विषय में, इस सिलेबस में आपका जो है 10वीं कक्षा में चर्चा किया गया है। तो इन तीनों विधि के माध्यम से जो है हम इसे सोल्व करेंगे। गुणनखंड विधि आप लोगों का जाना माना विधि है, विवेचक विधि भी आप लोग को बताए हैं, सॉरी अभी याद नहीं होगा आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को याद, विवेचक विधि या उसको विविधकर भी कहते हैं, तो विवेचक विधि, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। ये तीनों विधि का हम चर्चा करेंगे, और बुक में आपको तीनों विधि से मांगेगा। तो आपको जो है हम इस पार्ट को अब शुरू करने जा रहे हैं। आपका जो है अध्याय 4 का, जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी अध्याय को हम शुरू करते हैं तो उदाहरण से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को उदाहरण से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इसे अच्छी तरीका से आप देख लिए कि द्वय समीकरण जिस पर अधिकतम पावर 2 उसे हम द्विघात समीकरण करते हैं, जैसे में आप लोग को दिख रहा है, और जहां a जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा, और द्विघात का मानक और व्यापक रूप जो है आपको दिख रहा है। और हम इन तीनों विधि से आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे, और ये भी बताएंगे कौन सी विधि गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आप लोगों का अध्याय उदाहरण 1 से। आप इसे अच्छी तरीका से नोट कर लिए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। आइए इसे मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट कर लें। तो बच्चों यहां पर जो आपका इसे मिटा रहे हैं, उदाहरण 1 से हम शुरू कर रहे हैं। उदाहरण 1 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपका क्वेश्चन
कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यह वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि ये क्वेश्चन कर क्या रहा है हमसे और क्या हमसे पूछ रहा है। इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए हमें मंथन करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जीवंती, यानी यहाँ पर सबसे पहले दो व्यक्ति के बीच की बातें हो रही है, एक जॉन और एक जीवंती। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कंचे का मतलब होता है बच्चे गोली, यानी कह रहा है कि दोनों के पास यानी जॉन के पास और जीवंती के पास जो है गोली है, और अगर दोनों के गोली को मिलाकर गिनते हैं तो कुल 45 गोली होता है। यहां तक क्वेश्चन जो है मेरा क्लियर है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम जॉन है और एक व्यक्ति का नाम जीवंती है, और दोनों के पास गोली है यानी कंचे हैं। अब दोनों को अगर हम गिनते हैं, दोनों गोली को अगर हम गिनते हैं, दोनों के गोली को मिलाकर गिनते हैं तो 45 गोली पुरता है, यानी 45 कंचे। अब कहता है आगे क्वेश्चन कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देखिए बच्चे, यहां से क्वेश्चन में एक मोड़ ले रहा है और इस मोड़ के इस भाव को समझेंगे। आप समझ गए इस भाव को तो समझ गए। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। सबसे पहले क्या हमें पता चला कि दो व्यक्ति है, दोनों के मिला के 45 कंचे। फिर कुछ देर के बाद हमें पता चल रहा है कि दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब इस पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। पहले पता चला कि दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। उसके बाद पता चला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी खो देना यानी हेरा, गुम हो जाना, हेरा जाना। और तीसरा पॉइंट पता चलता है कि अब जो कंचे बचते हैं, यानी अब हेराने के बाद दोनों के पास जो भी गोली बचते हैं, अगर उन दोनों के गोली को गुना करते हैं, मान लीजिए कि एक के पास 5, एक के पास 6, और 5 और 6 के बीच गुना करते हैं तो 6×5 = 30 होता है। ठीक उसी प्रकार वो दोनों के बीच जो गोली बचता है उसे गुना करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन आपका बोल रहा है गुणनफल 124 है, गुना करने के बाद 124 है, तो हमें जानना चाहेंगे कि आरंभ में यानी शुरू में गोली खोने के पहले उन दोनों के पास कितने कितने कंचे थे एवं उनके पास कितने कितने कंचे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें पहले तो ये पता करना है कि दोनों के पास कितने कंचे, और ये हमें मालूम नहीं। इसका एक फंडा है बच्चों कि जब स्टार्टिंग पार्ट क्लोज हो और फाइनल पार्ट दिया रहे तो हमें स्टार्टिंग पार्ट को मानकर चलना है। स्टार्टिंग पार्ट को मानकर चलना है। जैसे में जॉन और जीवंती, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि जॉन के पास X कंचे थे, कंचे थी, और जीवंती के पास कंचे की संख्या हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हमें एक व्यक्ति के पास जो है कंचों की संख्या पता चल गया कि जॉन के पास X कंचे हैं। अगर आप लोगों दो व्यक्ति में अगर एक का पैसा का पता चल जाए कि दोनों को मिलाकर अगर 40 रुपया है, अगर एक व्यक्ति का पैसा पता चल जाए कि 20 रुपया है एक के पास, तो दूसरे के पास भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 में एक का 20 घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो दूसरे का होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें यह पता चला कि एक का पास X कंचे है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो दूसरे का जो कुल है उसमें से X अगर माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो दूसरे का होगा। तो हम जान रहे, और जीवंती के पास कंचे की संख्या हो जाएगा क्या, कुल 45 कंचे था, तो 45 में से अगर हम X माइनस कर देते हैं तो ये जीवंती के पास हो जाता है। अब प्रश्नानुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्नानुसार कहा कि दोनों ने 5-5 कंचे खोए। तो सबसे पहले जॉन 5 कंचे खोने के बाद शेष कंचों की संख्या बराबर, अब आप देखिए किसने 5, X में से 5 कंचे खो दिया तो क्या होगा X - 5।
माइनस हो गया। अब जीवंती भी 5 कंचे खोते हैं, तो लिखेंगे जीवंती 5 कंचे खोने के बाद शेष कंचों की संख्या तो ये 45 माइनस एक्स में से 5 कंचे खोते हैं, तो यहां लिखेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5। इस पार्ट को ध्यान से देखिए, 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 45 में से अगर 5 माइनस हो जाता है तो क्या बचता है बच्चों? 40 माइनस एक्स। अब कहता है कि अब जो भी शेष कंचे बचते हैं उनके गुणनफल 124 होता है। आप लोगों को क्वेश्चन क्या कहा कि अब जब 5 कंचे खोने के बाद जो भी कंचे बचते हैं उसका गुणनफल 124 यानी 124 है। तो आइए हम काम करेंगे। अब पुनः देखिए, इसने जॉन ने 5 कंचे जो भी कंचे थे उसमें से 5 कंचे जब खोए तो उनके पास क्या बचा? x माइनस 5। यहां लिखेंगे x माइनस 5 इंटू गुणनफल यानी गुना करना, और इसने खोने के बाद क्या बचा? 40 माइनस एक्स, और गुना करने के बाद हमें गुणनफल कितना होता है? 124, तो बराबर में 124 रखेंगे। अब आगे इसे सोल्व करेंगे। x को सबसे पहले x को 40 से गुना करेंगे तो 40x हो जाएगा, फिर x से माइनस एक्स को गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद इस माइनस 5 को 40 से गुना करेंगे तो माइनस 200 हो जाएगा, 40 बचे 200, फिर माइनस से माइनस तो यहां हो जाएगा प्लस, माइनस 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 प्लस होता है, और प्लस 5 और x में गुना होगा तो 5x होगा, बराबर 124 होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां 40x है और प्लस 5x है, कुल मिलाकर कितना होगा? 40 और 5 45x। उसके बाद जो है बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। अब अगले पॉइंट में चलेंगे। 45x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के बाद 124 है, अब ये माइनस में है। अब इसे बराबर के बाहर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस 200। उसके बाद हमें इधर क्या बच गया? 45x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 124 प्लस 200 तो 324 होता है। ओके, अब इसको हम अच्छी तरीका से सजा कर लिखेंगे। कैसे? आइए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आगे करेंगे तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 45x है तो लिखेंगे प्लस 45x, ये बराबर के बाहर प्लस 324 से अंदर लाएंगे माइनस 324 हो जाएगा, बराबर 0। अब इस माइनस से समय गुना कर देंगे, तो जब माइनस को कॉमन लेके गुना करते हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है। तो माइनस को कॉमन से गुना कर दिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 45x हो जाएगा, और प्लस 324 हो गया, बराबर 0। तो ये जो है आपका समीकरण तैयार हो गया, द्विघात समीकरण तैयार हो गया, और ये गणितीय रूप आप लोगों का मिल गया। अब यहां से हम इसे सोल्व अगर करते हैं तो जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने समझ गया, हमें जो भी समय लगा इसको समीकरण को तैयार करने में, द्विघात समीकरण के रूप में इसे लाने में। अब यहां से जो है हमें निकालना है, तो हम इसे सबसे पहले गुणनखंड विधि के माध्यम से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर हमें किताब बोलेगा विवेचक माध्यम से तो हम उस माध्यम से भी सोल्व करके आपको बताएंगे, लेकिन हम फिलहाल इसे जो है गुणनखंड माध्यम से ही सोल्व करेंगे। क्या है माध्यम इसका? सबसे पहले आपको हम बताए थे रूप में, यहाँ a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो a यहाँ पर तो आपको बच्चों कितना दिख रहा है? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में अगर कोई संख्या नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो हम अपने आप को 1 समझते हैं। तो a बराबर 1 हो गया। फिर जो है b बराबर यहाँ माइनस 45 दिख रहा है, तो माइनस 45 लेंगे, अच्छी तरीका से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और c आपका 324 दिख रहा है, तो यहां पर c बराबर 324 लेंगे।
अब यहाँ पर ए बी सी मालूम हो गया, हमें गुणनखंड विधि से सोल्व करना है, इसलिए ए गुना सी पहले करेंगे। तो ए गुना सी, तो 1 गुना 324, तो कितना हो जाएगा 324। अब ये गुणनखंड विधि से हो रहा है, इसलिए 324 का गुणनखंड हम इस पार्ट में करेंगे 2 भाग में, क्योंकि द्विघात समीकरण की शून्यांकों की संख्या 2 होती है, इसलिए इसे 2 भाग में बांटेंगे। और 2 भाग में ऐसा बांटेंगे ताकि उसका जो है प्लस या माइनस, यानी जोड़ने और घटाने पर जो है बच्चों b के बराबर हो जाना चाहिए, यानी -45 के बराबर हो जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 324 को इस 2 भागों में हम बांटेंगे ताकि जो इसे जोड़ने या घटाने के बाद -45 का रूपरेखा प्राप्त कर ले। तो आप इसे अच्छी तरीका से पहले नोट कीजिए, क्योंकि हमें स्पेस के लिए इधर मिटाना होगा। तो आप इसे नोट करें, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों आप इसे अच्छी तरीका से नोट कर लिए होंगे। अब आइए इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए इसे हम डिलीट कर रहे हैं। देखिए अब यहां पर जो है हम क्या आप लोगों को बताएं कि इसको इस तरीका से 2 भाग में करना है, 2 खंड करना है, ताकि दोनों को जोड़ने या घटाने से हमें -45 प्राप्त हो जाए। तो आइए हम सबसे पहले एक काम आपको करके दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी हो। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम एक 324 का गुणनखंड करते हैं। तो 324 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 162 के बराबर होता है। उसके बाद फिर 2 से लगाते हैं 81 के बराबर होता है। फिर हम यहाँ पर जो है बच्चों 2 से नहीं लगेगा, तो हम 3 से लगाएंगे तो 27 के बराबर होगा। फिर यहाँ हम 3 से लगाएंगे कि तो 9 के बराबर होगा। फिर 3 से लगाएंगे 3 के बराबर होगा। अब इससे आगे नहीं लगेगा। तो हमें इतना खंड जो है अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। क्या क्या है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ध्यान से देखिए बच्चे, अब इसी से जो है हमारा 2 रूप जो है तैयार होगा। इसको 2 भाग में बांटना है, ऐसा 2 भाग में बांटना है। फिर बार बार हम इस पॉइंट को, यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप बच्चों समझ गए तो बिल्कुल समझ गए। इसे 2 भाग में इस प्रकार से खंड करना है ताकि जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर हो जाए -45। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और यहाँ पर ये बच गया ये दोनों। यहाँ तक हम लिए पहले तो 36 आया, फिर बच गया 3 तिया 9। हम इसे 2 भाग में बांट लिए। अब यहां से देखिए 36 और 9 को जोड़ते हैं तो हमें 45 प्राप्त होता है। 9 छो 15 के 5 हाथ में 3 1 4 45। लेकिन हमें -45 प्राप्त करना है। तो -45 प्राप्त करने के लिए दोनों को माइनस में रखना होगा। और माइनस 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 ही होता है लेकिन जुटता है, दोनों प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस में रहेगा। तो -36 और -9 कितना प्राप्त होगा हमें? -45। तो हमें 2 पार्ट मिल गया। एक पार्ट मिला -36 और एक पार्ट मिला -9। इन दोनों पार्ट से हम अब आगे बढ़ेंगे। अब इसे मिटा रहे हैं बच्चों, समझ गए होंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको अब नहीं हुआ होगा। अब यहां से हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपका यहाँ पार्ट है x² माइनस, अब -45 की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे -36x और -9x, क्योंकि हम इसे 2 खंड कर चुके बच्चों। -36x -9x, क्योंकि -36x और -9x को जोड़ते हैं तो -45x हमें प्राप्त हो जाता है। प्लस क्या है 324 बराबर 0। अब इसे जो है 2 भाग में बांटेंगे। x² -36x को अलग कर लेंगे, फिर माइनस है, यहाँ प्लस में है इसलिए -9x -324। यहाँ पर देखिए आप लोग बच्चों, इस घर में जब माइनस है तो इस घर में भी माइनस होना चाहिए।
और ये अगर प्लस है तो ये माइनस से गुना करेगा तो ये प्लस ऑलरेडी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कॉमन निकालने की काम करेंगे। कॉमन हम उस पॉइंट को निकालते हैं जो पॉइंट दोनों में प्रेजेंट हो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2 था तो 1 बच गया, 1 था तो चला गया, तो सिर्फ 36 बच गया। यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे बच्चों, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस, अब 9 से कितना बार में भाग लेगा तो 324 होगा। ये देखने वाली बात है। तो 324 से आप भागा दे दीजिए 9 में, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार में 27 आता है। फिर 12 में से 7 माइनस कर दिए तो 7 5 12 होता है 54, तो 6 बार में 54 आता है, 9 6 54, तो 36 आ गया। तो यहाँ हम 36 लिखेंगे। आप लोगों को बता दिए इतना इजी वे में। अब ये 2 भाग में आ गया। पहला ये भाग देखिए और ये भाग आपके बराबर हो गए, और ये बराबर हमेशा होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया बच्चों तो समझिए आपका जो है सोल्यूशन बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहां से हमें क्या करना है, पहला पॉइंट x माइनस 9 लेना है। x माइनस बराबर में 0 चलता रहेगा, x माइनस 9, और दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा ये दोनों में से कोई x माइनस 36। अब इसको जो है आंसर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालना, आइए अब इसको मिटाते हैं। सबसे पहले दोनों के 0 के बराबर लेंगे, तो एक वो हो गया माइनस 9, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर के अंदर ये माइनस में है तो बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 ये हो गया। एक आंसर हमें प्राप्त हो गया। दूसरा जो है x माइनस 36 बराबर, इसको भी 0 के बराबर लेंगे तो ये भी हो गया x बराबर के अंदर माइनस में 36 बाहर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें आंसर जो है 2 को प्राप्त होता है, 9 और 36। तो इस प्रकार से हम किसी एक को लेकर बढ़ सकते हैं। अगर 9 कंचे है तो यहाँ 45 में से 9 माइनस कर दीजिएगा तो जीवंती के पास हो जाएगा, और x जब मानेंगे तो वो हो जाएगा आप लोगों का किन्हीं एक का कंचे। तो आप यहाँ से जो है बच्चे बिल्कुल इसे समझ गए। लेकिन हम आपको इतना लंबा तो बता दिए, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ गणितीय रूप देने का बात आप लोगों से कर रहा है कि इसे गणितीय रूप में यानी द्विघात समीकरण के रूप में लाना था, आगे सोल्व करने के लिए नहीं कहा गया। इसलिए लेकिन हम आप लोगों की सुविधा के लिए इसे सोल्व कर दिए, ताकि आगे सोल्व करने वाले क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसे इसी प्रकार से सोल्व करना है। तो आप इसे नोट कर लें। अब आइए बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है। तो हमने अभी पहला क्वेश्चन को सोल्व किया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उसे आप ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। पॉइंट को समझिए, कुटीर उद्योग यानी छोटा सा उद्योग कारखाना कुछ बर्तन निर्माण करता है, यानी खिलौने निर्माण करता है, यानी खिलौने बनाता है। चलिए किस प्रकार से बनाता है, करा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाते हैं। यहाँ पर कुछ डाल दिया गया, कितना बनाता है एक दिन में वो हमें पता नहीं है। एक दिन में 10, 15, 20, 100 कितना बनाता है वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन आगे कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। बहुत ही पॉइंट मार्केबल है। करा खिलौने का जो मूल्य निर्धारित होता है बच्चों, वो जो है 55 में से जितना एक दिन में खिलौने बनाया जाता है उसको माइनस करने के बाद जो शेष बचता है वो उस खिलौने का, एक खिलौने का मूल्य होता है। इसे हम एक उदाहरण के स्वरूप हम आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक दिन में 10 खिलौने बनाते हैं और अगर उसका मूल्य रखना है 10 खिलौने का तो वो 55 में से 10 घटा देते हैं, क्योंकि उसने एक दिन में 10 खिलौने बनाए। तो 55 में से 10 माइनस कर दिया तो 45 बचा। तो उन्होंने क्या किया, एक खिलौने का दाम 45 रख दिया। लेकिन यहां पर जो है एक दिन में कितने खिलौने निर्माण करता है ये बात क्लोज है, हमें पता नहीं है। इसे हमें पता करना है और उसके बाद पता चलेगा कि वो खिलौने का दाम क्या रखता है।
और इसे गणितीय रूप देना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा बच्चों कि माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या क्या है। तो लिखेंगे माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है। ठीक है, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है। और अब हम आगे जानेंगे कि वो जो है खिलौने का मूल्य कितना होगा। तो लिखेंगे उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत हो जाएगा 55 में से x घटा देंगे। प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत ये हो जाएगी, क्योंकि जितना वो निर्माण करता है उतना जो है 55 में से माइनस करने पर एक खिलौने का निर्माण लागत होता है, यानी एक खिलौने का मूल्य होता है। तो 55 एक उस दिन जो है x खिलौने निर्माण किया, तो 55 में से हमने x माइनस कर दिया। उसके बाद क्या कहता है कि निर्माण लागत जो है यहां पर बताया जा रहा है क्वेश्चन में बच्चों कि कुल निर्माण लागत जो है 750 थी। कह रहा है कि किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस निर्माण खिलौने का संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहा जा रहा है कि एक दिन जो है वो कुल मिलाकर जो है 750 रुपये का लागत लगाया, तो कुल कितने खिलौने वो बनाया ये हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे उस दिन प्रश्नानुसार उस दिन कुल निर्माण लागत रुपयों में, यहाँ लिख दीजिए रुपयों में, यहाँ काम कर रहा है पैसों में नहीं। कुल निर्माण लागत रुपयों में हो जाएगा बच्चों x इंटू 55 माइनस x बराबर कितना पैसा लगाया 750 रुपये। अब इसे आसानी से सोल्व कर देंगे आप। x से 55 में गुना होगा तो 55x हो जाएगा, माइनस x से x में गुना होगा माइनस x स्क्वायर बराबर 750। इसे आप अच्छी से लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 55x बराबर के बाहर प्लस 750 है, अगर उसे अंदर लाते हैं तो माइनस 750 हो जाएगा बराबर 0। अब अगर इस माइनस को कॉमन लेकर हम गुना करते हैं तो जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा। तो 55 प्लस में इसलिए माइनस 55x, माइनस में तो प्लस 750x, 750 इक्वल टू 0। ये जो है आपका गणितीय रूप धारण कर लिया, यानी द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसे गुणनखंड विधि से सोल्व कर दीजिएगा तो आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन आपको यहीं तक के पूछता है, उदाहरण में आपको सिर्फ गणितीय रूप यानी द्विघात समीकरण के रूप में ही लागत छोड़ देने के लिए कहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे उदाहरण 2 में। ये उदाहरण 1 का दूसरा है, क्योंकि उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन, एक जॉन जीवंती का और एक ही खिलौने का निर्माण। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने आप लोगों के सामने सोल्व कर दिए। अब आगे हमें चलना है उदाहरण 2 में। तो इसे नोट कीजिए, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उदाहरण 2। आइए बच्चे, अब इसे हम मिटा रहे हैं और उदाहरण 2 लेकर के आए हैं। आप अपने बुक में देखिए बच्चों, आप अपने किताब में देखिए कि कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। उदाहरण 2 में जांच करने के लिए कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हम सबसे पहला क्वेश्चन, उदाहरण 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसे सोल्व करके हमें यह बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। ध्यान से देखिए,
सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसे हम सोल्व करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब आगे x के स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना x गुना 2, तो 2 गुना x 2x और 2x गुना 2 तो 4x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब यहां से देखिए x स्क्वायर को इसमें कोई जाति नहीं, x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ प्लस 4 है, यहाँ प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा माइनस 4x। अब ये बराबर के बाद उसे माइनस में करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस में वो प्लस इक्वल टू 0, बराबर में कुछ नहीं है। तो ये प्लस में था, ये माइनस हो गया, और माइनस में था प्लस हो गया। अब अपना जाति से इसको माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोई जाति नहीं है। अब यहाँ प्लस 5 यहाँ प्लस 3 है, तो 5 3 8 हो जाएगा प्लस 8। यहाँ माइनस 4x है और माइनस 2x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस में रहेगा 4 2 6x इक्वल टू 0। अब इसे हम सजाकर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इससे हमें यह पता चल रहा है क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम पावर 2 है, यानी यह जो है द्विघात समीकरण है। तो इसे हम लिख सकते हैं, हाँ यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से उदाहरण 2 का पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों। अब इसे अच्छी तरीका से आप देखिए। हम सबसे पहले इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सोल्व किए, जो आप लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर हमने सोल्व किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके बाद जो है कैलकुलेशन कर दिए, जोड़ घटाव जहां करना था अपने जाति के साथ उसे जोड़ दिए और घटा दिए। फिर उससे जो हमें प्राप्त हुआ वह एक द्विघात समीकरण का रूप लेकर तैयार हुआ, क्योंकि हमने शुरू में ही बताए थे वह समीकरण जिस पर अधिकतम पावर 2 हो वही द्विघात समीकरण हो सकता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमें पता चला कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब इसी में जो है उदाहरण 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको अब बताने जा रहे हैं। इसे आप नोट कर लिए होंगे और वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसे आप ध्यान से देखिए, सोल्व करेंगे। सबसे पहले x गुना में इससे गुना कर देंगे, क्योंकि ये x एक दूसरे से गुना होगा, तो x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 1x प्लस क्या 8। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला का पालन कर रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोगों को बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका रूप पालन कर रहा है, तो a स्क्वायर यानी एक्स के स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर 4। अब ये दोनों में एक दूसरे में माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर हटाने के बाद माइनस, और इधर का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस में, तो प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक एक्स स्क्वायर माइनस में और दूसरी प्लस में है, तो प्लस माइनस समाप्त हो गया। अब बचा क्या एक्स प्लस क्या 8 प्लस में 4 प्लस में, तो 8 4 12। तो इस देख रहे हैं इक्वल टू 0। अब इसमें देख रहे हैं ना तो अधिकतम पावर 2 है ना तो न्यूनतम पावर 2 है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम पावर भी 2 नहीं है और न्यूनतम पावर भी 2 नहीं है। यहाँ लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इससे हमें पता चला कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि उन्होंने द्विघात समीकरण के नियम का पालन नहीं किया, क्योंकि इस पर द्विघात समीकरण का जो नियम है अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर a बराबर 0 हो गया, यहाँ a जो है 0 के बराबर हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, आइए हम देखते हैं। इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण 3 लेकर के। 2 का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे भी सोल्व करना बिल्कुल आसान है। अब इसे आप ध्यान से देखिए, क्या है बच्चों, यहां पर x जो है दोनों को गुना कर रहा है, तो सबसे पहले हम गुना कर देंगे। तो x इंटू 2x तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x प्लस 3 x इंटू 3 तो यहाँ प्लस 3x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस साइन बदल जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, इक्वल टू 0। बराबर के बाहर जब उसको हम माइनस में लेते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। आप लोगों को बार बार हम बताए भी होंगे बच्चों कि चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में वो माइनस है, जो माइनस में वो प्लस हो जाता है। तो हमने उसी नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो रहा है, 2 में से 1 माइनस हो रहा है, तो 1 बचेगा, यानी सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, प्लस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण में अधिकतम पावर क्या दिख रहा है बच्चों, 2। तो अधिकतम पावर जब 2 दिख रहा है तो यह द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे हाँ, यह द्विघात समीकरण है। इससे हमें यह पता चल गया कि यह द्विघात समीकरण है। यहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अधिकतम पावर इसमें 2 है। अब बच्चों यहाँ पर चौथा और अंतिम क्वेश्चन है, उदाहरण 2 का चौथा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, x प्लस 3 के होल क्यूब बराबर एक्स क्यू माइनस 4। इसे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब के बारे में आपसे सबसे पहले चर्चा कर रहा है। a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसी पर हमें इसे सोल्व करना है। तो a क्यू यानी x का क्यू हो गया, प्लस बी क्यू यानी 3 का क्यू हो गया, प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 3 क्यू माइनस 4। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक्स क्यू का क्यू होगा, 3 का क्यू हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 प्लस 3 3 9x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स क्यू माइनस 4। अब इसे सोल्व करते जाएंगे। एक्स क्यू प्लस 27 प्लस 9 गुना प्लस 9x इंटू एक्स तो 9x स्क्वायर प्लस 9x इंटू 3 तो 9 3 27x बराबर एक्स क्यू माइनस 4। अब इसे जो है हमें क्या करना है, एक दूसरे में माइनस करना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक्स क्यू प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस एक्स क्यू, क्योंकि आपको पता है चिन्ह बदल जाता है और ये माइनस में है तो प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आइए यहां पर देखिए एक्स क्यू प्लस में है तो यहाँ पर एक्स क्यू माइनस में है, तो प्लस प्लस से एक्स क्यू समाप्त हो गया। अब हमें क्या बच रहा है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले 9x स्क्वायर बच रहा है, फिर यहां पर देखिए 27x है तो प्लस 27x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस 27 यहाँ प्लस 4, ये दोनों एक कैटेगरी का है, एक जाति का है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। 27 और 4 31 होता है तो प्लस 31 कर देंगे इक्वल टू 0। इससे हमें यह पता चल रहा है कि इसका अधिकतम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हाँ, यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार जो है बच्चों उदाहरण आपका 2 जो है समाप्त हो गया, क्योंकि उदाहरण 2 में 4 क्वेश्चन था। हमने चारों क्वेश्चन को अच्छी तरीका से बारीकी से आप लोगों को सोल्व करके बता दिए। अब जो है बच्चों आपको आगे बढ़ना है और आगे क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे जो क्वेश्चन है अध्याय
द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 है बच्चों। प्रश्नावली 4.1 में अभी हम जो हमने समाप्त किए कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो इसमें भी जो है 8 क्वेश्चन आपको इसी टाइप से दिया गया है, उसे सोल्व करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप लोगों को हम एक होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं 4.1 का पहला क्वेश्चन, आप इसे अपने से अच्छी तरीका से सोल्व करके बनाइएगा, और जो बन जाए वो बहुत अच्छा है, और जो नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल के वीडियो में भाग 2 में आपको बताएंगे। ये द्विघात समीकरण का भाग 1 हुआ बच्चों, इसे आप अच्छी तरीका से समझे परखे और इसे बार बार रिवीजन करें, और नेक्स्ट कल जो है भाग 2 में हम अध्याय का 4 का 4.1 लेकर के आएंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरीका से नोट करें, रिवीजन करें। मैं आज का सेवा यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।